हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल दीपक क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिट्स पिलानी के कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू 2009 से 2023 तक। वैसे तो इसके पीवाईक्यू बहुत रेयरली मिलते हैं, फिर भी मैं आपके लिए इंतजाम करके लाया हूं। अगर आप कंपेयर करें कि जिन लोगों को बिट्स पिलानी के बारे में पता नहीं है, बच्चों बिट्स पिलानी का फॉर्म थोड़ा महंगा है, लेकिन IIT जेईई मेन से इसका पेपर आसान आता है और जितने भी IITs हैं उसके बराबर ही आपके बिट्स पिलानी कैंपस गोवा हैदराबाद जो भी है, ये आपके उसके बराबर ही एक लेवल है पढ़ाई का। कंपनियां आती हैं और हाईएस्ट पैकेज मिलता है। कई बार तो जेईई लोग अवॉइड करके बिट्स पिलानी चूज़ करते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं अगर आप अपना कैरियर इंजीनियरिंग में बनाना चाहते हैं और हाईएस्ट एक हाई पैकेज की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हाई पैकेज वाली जॉब मिलती है यहाँ से और बहुत कुछ सीखेंगे आप। जॉब तो मिल ही जाएगी आपको, लेकिन आप सीखेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और बात रही इस एग्ज़ाम को निकालें कैसे, तो निकालना इस एग्ज़ाम को जेईई से थोड़ा आसान है। अगर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ आपको थोड़ा सा, इस पेपर में जिसका पेपर होगा उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन 40 आते हैं 11th-12th में। कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि कहाँ से कितने आएंगे, लेकिन मोस्टली देखा गया है कुछ कुछ टॉपिक यहाँ बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, और केमिस्ट्री में आपके 40 आते हैं, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 40 और मैथ्स में आपके 45 आते हैं। ठीक है, और साथ में ही अच्छा अभी सॉरी ये ना पैटर्न बदल गया, ये पहले का पैटर्न है। अब जो इसका पैटर्न है वो ये है कि हमारा फिजिक्स में 30 क्वेश्चन आते हैं, पहले 40 आते थे। केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका बी फार्मा भी होता है तो बायो वाले भी भर सकते हैं इसको। और इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के 180 मिनट का होता है ये। और क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं कितने हैं। थोड़ा यहाँ आपको क्वेश्चन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा आपको यहाँ ज़्यादा चीज़ें सही करने पड़ेंगे। टोटल 130 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में करने हैं। जैसी जेईई में लेंथी मैथ्स आती है वैसे यहाँ नहीं आती है। तो हम फिजिक्स में अगर बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली ये देखा गया है कि जेईई के जो कंसेप्ट हैं वो रिपीटेड होते हैं, बस उनकी डिजिट बदल दी जाती है। और जो बिट्स पिलानी के प्रीवियस ईयर है और मोस्टली वही रिपीट होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन से, और यूनिट एंड डायमेंशन के हम क्वेश्चन कर रहे हैं आज बिट्स पिलानी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा जो बिट्स पिलानी का इंतजार कर रहा है। थोड़ा फॉर्म महंगा है, कोई बात नहीं बच्चों, भर लीजिए, मौके बार बार नहीं आते हैं। थोड़ा 3000 के 2 शिफ्ट हैं इसके, 3000 का फॉर्म आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ कॉस्टली चीज़ें होती हैं, फीस भी ज़्यादा है यहाँ की। तो वो आप एजुकेशन लोन लेके कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लेस है। ठीक है, IIT के बाद चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। और जो इनका लेटेस्ट सिलेबस है यूनिट एंड डायमेंशन का वो ये है, 4 टॉपिक इन्होंने लिखे हैं उसमें, और वैसी है जैसे जेईई में है। ठीक है, इन्होंने एरर हटा दिया। जेईई में तो है भी एरर, लेकिन यहाँ एरर नहीं है। हम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एरे फ्रीक्वेंसी, देखो जो पहला टाइप का ये क्वेश्चन है वो क्या है मैं आपको बता दूं। जो कंसेप्ट 1 है आज का हमारा वो ये है, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के पूछे गए हैं। देखते हैं क्या है भैया। तो कंसेप्ट 1 ये है, जो हमारा ये पहला कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट 1 ये है कि आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो A है, और वो डिपेंड कर रही है किसी अदर क्वांटिटी पे। मान लो एक B पे कर रही है, C पे कर रही है, D पे कर रही है, ऐसे करके डिपेंड कर रही है। तो आपसे कहेंगे कि A का फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन या यूनिट बताओ। तो आपको क्या करना है, A किस पे डिपेंड कर रहा है, वो B पे कर रहा है, वो C पे कर रहा है, वो D पे कर रहा है। इसकी कुछ पावर भी रख लो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब इसके बाद इसकी लेफ्ट साइड की डायमेंशन पुट कर लीजिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, और उसके राइट हैंड की डायमेंशन पुट कर दीजिए, और दोनों को जब आप सॉल्व कर देंगे तो वहां से क्या होगा, आपको A की डायमेंशन या XYZ निकल जाएगा। और XYZ निकलने के बाद ये जो क्वांटिटी है वो ABCD के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आने चाहिए, ये कंसेप्ट आना चाहिए, और क्वेश्चन फिर आप इजीली कर सकते हैं।
तो मैंने क्या बताया कि कोई भी क्वांटिटी को हम किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भैया ऐसा होगा कि हम दोनों को प्रोपोर्शनल करके उसकी पावर रख लें कुछ, और फिर डायमेंशन रखने के बाद हम उसकी जब पावर निकालेंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ें। कह रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप। तो देखो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, और उन्होंने रिलेशन दे भी दिया है कि रेडियस की पावर ए पे कर रहा है। अगर नहीं भी दिया रहता, सिंपल लिखा रहता कि इस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम भी कुछ पावर फिर लेते। अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में सबकी वैल्यू रख देनी है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख दीजिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन रखो यहाँ पे, तो टी इनवर्स हो गया। जो आपकी फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है वो टी इनवर्स आ गया। उसके बाद रेडियस होगी लेंथ, तो लेंथ की पावर ए हो गई। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, और उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम का अगर आप सॉल्व करेंगे L3 की पावर बी। और लास्ट में एस क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता है फोर्स ओवर लेंथ, तो MLT माइनस टू हमारा फोर्स हो गया, ओवर में लेंथ कर देंगे तो MT-2 हो जाएगा की पावर सी। देखो जो हमारा डेंसिटी होता है वो होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो मास तो m हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया L3। ठीक है, अच्छा ये ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो L की पावर है ये -3 हो जाएगी। ठीक हो गया, बस आपको करना ही क्या है, इसमें सॉल्व कर देना है, पावर कंपेयर करनी है। तो इधर देखिए m की पावर 0 है, L की पावर 0 है, T की पावर -1 है। और राइट साइड में देखेंगे m की पावर, पहले सॉल्व भी कर लो, यहाँ पर 1 है तो 1 का इंटू b से करेंगे तो b आ जाएगा, यहाँ पे c से करेंगे तो b + c आ जाएगा। L देखें, L में पहले में पावर a है, दूसरे में L है -3b, तो -3b हो गया, और इसमें है नहीं। लास्ट में T देखें तो T आ जाएगा 2c। ये हमारा बन गया। बस कंपेयर कर लीजिए, अगर आप 2c T को कंपेयर कर लो, LL को कंपेयर कर लो, तो अगर हम C वाले को कंपेयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1, C आएगा हाफ। ठीक है, तो C हाफ किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है। अब आप ये देख लो पहले कि कौन से ऑप्शन किस में डिफरेंट है, तो निकाल ही लो। a - b है, तो a - b अगर L को आप कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3b। ठीक है, अब आप b + c इक्वल टू 0 कर लोगे, m की पावर को जब कंपेयर करोगे तो b इक्वल टू -c, तो मतलब b आ गया माइनस का हाफ, क्योंकि c हमारा ऑलरेडी कितना आया था, हाफ, तो b कितना हो जाएगा, -हाफ। तो b -हाफ किस में आ रहा है, यहाँ पे पहले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, और c कितना हो जाएगा फिर -3/2। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे फोर्स, लेंथ और टाइम अगर आप एज्यूम करते हैं फंडामेंटल, तो कौन सा करेक्ट है, इसका, मास का। तो आप क्या करेंगे, वही मास किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स की पावर a कर लीजिए, लेंथ की पावर b कर लीजिए, टाइम की पावर c कर लीजिए। तो मास की तो m हो जाएगी। देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होगा यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन ने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं बताई, नो डायमेंशन कहा। तो फोर्स का फिर रख दीजिए MLT-2 की पावर a, लेंथ है L की पावर b, T की पावर c। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, तो c अगर दोनों साइड कंपेयर करेंगे, इधर तो है ही नहीं, तो ये m की पावर 1 है, L की पावर 0 है, T की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, m की पावर a हो गया, L की पावर a + b हो गया, और T की पावर -2a + c, सारी पावर आपको एक करनी पड़ेंगी। तो a कितना आ रहा है, 1, a 1 आ रहा है, इसका मतलब है फोर्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1। फोर्स 1 किस में है, सारे ऑप्शन में है। अब अगर a 1 होगा तो b कितना हो जाएगा, देखिए a + b = 0 है, अगर a 1 हो जाएगा तो b है आपका -a, तो -1 हो जाएगा। तो -1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो L की पावर -1 हो जाएगा। T क्या है, 2a + c = 0, अगर आप इसमें a 1 रख दें तो c कितना आ रहा है, 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा, मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जे में कई बार पूछा गया है कि अगर हमारी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ किसकी निकालनी है, बेस क्वांटिटी टू दैट, इसके करस्पॉन्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन करा होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जे में बहुत बार आता है कि अगर आप ग्रेविटी और एच और सी, मतलब ग्रेविटी, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट को फंडामेंटल क्वांटिटी एज्यूम करेंगे तो आपकी जो डायमेंशन होगी लेंथ की, मास की, टाइम की, वो कितनी होगी, वो आपने कई बार देखा है। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है। तो देखो, जब भी आप ये काम करोगे कि एच सी जी को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं तो वहाँ से हमारी कुछ डायमेंशन निकलती है। जो आपका मास होगा, ये आपको याद होनी चाहिए, जो आपका मास होगा, मास की जो डायमेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर एच सी बाई जी। वहीं जो आपका लेंथ है, लेंथ की जो डायमेंशन हो जाएगी इन तीन क्वांटिटी के टर्म में, वो कितनी हो जाएगी, रूट बनाना है आपको, ठीक है, और एच जी लिख के सी की पावर 3। और अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम की डायमेंशन उस केस में हो जाती है, रूट बनाइए, एच जी लिखिए, ठीक है, और सी की पावर 5। ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है तो आप क्या करिए, इसमें इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है, आपको ये याद होना चाहिए, इससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड मेथड ये है कि आप जी की डायमेंशन रखिए, यहाँ पर आप यहाँ पे जी की डायमेंशन रखिए। और जी क्या है, जी है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन होती है m-1 L3 T-2। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई mL2 T-1। और नीचे है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड की होती है LT-1, इसका क्यूब। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, जब पूरे को सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, L²। तो L² मतलब L मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और अगर आपको ये ट्रिक पता होती तो बना लेते, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे इसमें ऐसा पूछा जा सकता है, इफ एच सी जी आर ट्रीट एट फंडामेंटल कांस्टेंट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। तो ये होगा लेंथ, ये होगा टाइम, ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फोर्स दिया है, आपसे कह रहे हैं कि एक फोर्स है, फोर्स इक्वल टू क्या है, ए। आप देखो डायमेंशन ही रख देता हूं मैं, फोर्स की क्या होती है mL-T-2 और ये किसके बराबर है, करा ए क्या है यहाँ पे, F इज फोर्स, ए इज एरिया, एरिया क्या हो जाएगा L² की पावर a। दूसरा क्या है v क्या है आपका वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 b। और वहीं d क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, तो mL-3 ओवर c। अब दोनों तरफ आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, L2a पहले a हो गया, यहाँ से b निकलेगा तो प्लस के b हो जाएगा, यहाँ L के 3c निकलेंगे। सेकंड, अगर आप t लेते हैं, इसमें t नहीं है, इसमें t है, तो t की पावर -b हो जाएगा, और m इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो m की पावर c हो जाएगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, अगर आप m की पावर कंपेयर करेंगे। अगर आप t को कंपेयर करते हैं तो t कितना आ जाएगा, मतलब b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा आपका 2। और वहीं अगर आप l को कंपेयर करते हैं तो l निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, एक b है 2, c है 1, 2 1 इसमें है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो वैल्यू निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा सही बनेगा। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बिट्स में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर एक वेव पल्स आपका मूव कर रही है एक टेंस स्ट्रिंग में, लाइक अ वायलिन स्ट्रिंग, ठीक है, आपने वायलिन देखी होगी, उसकी जो स्ट्रिंग है, तो पूछ रहे हैं कि अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट शो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे और वो शो क्या कर रहे हैं कि सो दैट कि जो हमारी वेव वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है टेंशन पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और एच पर स्ट्रिंग, देन एच पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी स्ट्रिंग ऑब्टेन द एक्सप्रेशन।
ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हमारी कोई भी स्ट्रिंग होती है उसकी जो स्पीड होती है, स्ट्रिंग में स्पीड जो होती है आपकी वो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, √T/m होती है। ठीक है। अब अगर आपको एक कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन की पावर a, ठीक है, एरिया की पावर b, क्योंकि एरिया भी है, हमको एरिया दिया नहीं है, और इसकी पावर c, दोनों की आप यहाँ डायमेंशन रख दीजिए। स्पीड के LT-1, ठीक है, और t की टेंशन कितना है, फोर्स MLT-2 की पावर a, एरिया कितना है, लेंथ स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर की b, और वही डेंसिटी ML-3 की पावर c। दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो a आपका हाफ निकल के आ रहा है, ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन हो गए इसलिए मैं इनको करवा नहीं रहा हूँ। c माइनस हाफ आ गया, b भी माइनस हाफ निकल के आएगा, तो आपका जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो आ जाएगा √T/a रो, ठीक है, डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको कमेंट करेंगे इसका आंसर कि क्वेश्चन नंबर 6 का क्या था। सेम क्वेश्चन है, आपको पूछ रहे हैं कि px qx yz ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, कह रहे कि स्ट्राइक कितना पढ़नी, तो नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई सच दैट इतना डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस होगा तो इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, ये जो डायमेंशन लेस कह रहे हैं, इसकी आप डायमेंशन पुट कर दीजिए, इसकी डायमेंशन पुट कर दीजिए, उसके बाद एक्स वाई जेड को रीअरेंज कर दो जिससे वो 0 हो जाए। अच्छा, ये था हमारे 6 क्वेश्चन। तो देखो ये जो 6 क्वेश्चन हुए, आपको इतना पता होना चाहिए, फोर्स की डायमेंशन रटी हुई होनी चाहिए MLT-2, वैसे ही आपको वर्क की डायमेंशन रटी हुई होनी चाहिए ML2T-2, एक्सलेशन की याद होनी चाहिए LT-2, वेलोसिटी की याद होनी चाहिए LT-1, और इसके बाद आप सारे डायमेंशन निकाल सकते हो। तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे एक टाइप के। अब 7th क्वेश्चन कह रहे हैं कि डायमेंशन बताओ √μ0/ε0। तो बच्चों ये हमारा आप ये कह सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी डायमेंशन बताइए √μ0/ε0। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो √μ0/ε0 है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये आपका जेई का ही क्वेश्चन है, उन्होंने डिट्टो उठा के यहाँ डाल दिया था। तो ये जो √μ0/ε0 है, इसकी जो डायमेंशन होती है ये हमारी डिपेंड करती है कि जब वैल्यू रखेंगे, देखो μ0 जो है वो कहाँ से निकलेगा, μ0 निकल जाएगा आपका बायो-सेवर्ट लॉ से, और जो ε0 है वो कहाँ से निकलेगा, वो निकल जाएगा आपका कूलम्बिक रूल से। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास पेपर में, आप खुद ही देखिए ना, टाइम बहुत कम है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको उड़ाने हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होती है, इसकी डायमेंशन होती है आपकी √μ0/ε0। इसकी जो हमारी डायमेंशन होगी वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, इसके बराबर होती है रेजिस्टेंस, वैसे तो इम्पीडेंस के बराबर होती है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस की। अब आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस की भी तो निकालनी ही पड़ेगी। तो बच्चों जब रेजिस्टेंस की निकालोगे ना वो ज़्यादा सरल पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R होता है V/I। ठीक है, तो V/I की डायमेंशन निकालना ज़्यादा आसान है इससे। V क्या हो जाएगा, V है पोटेंशियल जिसका होता है वर्क इनटू चार्ज। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा पोटेंशियल, यहाँ से आप जो पोटेंशियल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि V होता है W/Q। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, V W/Q। तो W क्या है, वर्क है, तो वर्क की निकाल लीजिए। वर्क की क्या होगी, W/Q × I हो जाएगा। वर्क की हो जाएगी ML2T-2, Q की क्या हो जाएगी, Q की हो जाएगी AT, और करंट की A हो जाएगी। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, एक बार वैल्यू पुट कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा,
ml2T-3A2 सॉरी। और अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की लेके आएंगे तो वो ज़्यादा दिक्कत करेगी आपके लिए, ठीक। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड और है आपके सिलेबस में, अगर आपसे कभी अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ ली तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो स्पीड के बराबर होती है, और वो कितनी हो जाएगी, LT-1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें इन चारों को, तो जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट आपका फोर्स है, ठीक है, और एंगल जो है हमारा वो डायमेंशनलेस है, ठीक है। जो डायमेंशन आपकी फोर्स की होती है वही थ्रस्ट की होती है, और वही आपकी वेट की होती है। और वहीं अगर आप बात करें कि जो डायमेंशन स्ट्रेस की होती है वही डायमेंशन आपकी प्रेशर की होती है, और वही आपकी यंग मॉड्यूलस की, वही आपकी बल्क मॉड्यूलस की, वही आपकी शेयर मॉड्यूलस की। अच्छा, जो आपकी डायमेंशन एंगल की होती है, एंगल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, करें डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो परमिबिलिटी आप जान गए होंगे, परमिबिलिटी का मतलब आपसे पूछा जा रहा है म्यू नॉट की डायमेंशन। तो बायो-सावर्ट लॉ लगा दीजिए, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, और इसमें एक म्यू नॉट होता है। तो जब डायमेंशन म्यू नॉट के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा तो आपका डायमेंशन लेस अपॉन में आइडियल, तो आपको बी की डायमेंशन रखनी है, आर की रखनी है आइडियल, आई की तो आपको पता ही है ए हो जाएगी, लेंथ की एल हो जाएगी, आर की एल स्क्वायर हो जाएगी, और बी की निकाल दो, एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी हो जाएगा एफ ओवर क्यू वी। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML-T-2, क्यू की हो जाएगी AT, वेलोसिटी की हो जाएगी LT-1। तो एल से एल मर गया तो ये कितना आ जाएगा M, और ये कितना T से T मर गया, A इनवर्स T-2। तो यहाँ से आप निकाल दीजिए इसकी डायमेंशन, ठीक है, बहुत गजर बचर हो रहा है। तो B के यहाँ से आप डायमेंशन निकाल दीजिए, जो भी डायमेंशन आएगी वो आप कहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे। बस डायमेंशन में आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद होने चाहिए कि किसकी डायमेंशन निकालनी है। अगर फॉर्मूले याद है तो इजीली आप निकाल पाओगे, अगर याद नहीं है तो आप फंस जाओगे, ठीक है भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप डायमेंशन निकालेंगे कितना आ जाएगा, MT-2A-1, कितना आएगा MT-2A-1। इसको यहाँ पे रख देंगे, कितना आ जाएगा MT-2A-1। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की जो डायमेंशन होती है वो आपकी होती है ML-T-2A-2। इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं भैया आपको, कि जो परमिबिलिटी की हमारी डायमेंशन होती है वो हम अगर याद करने पर जाएं तो वो एनर्जी, जो हमारा फोर्स की डायमेंशन होती है, फोर्स ओवर करंट के स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होती है। ऐसे करके आप याद कर सकते। सॉरी, आगे कह रहे हैं कि जो एसआई यूनिट है आपकी इंडक्टेंस की वो हेनरी होती है, ठीक है। तो जो हेनरी आपकी एसआई यूनिट होती है उसको आप कैसे नहीं लिख सकते हैं, चार तरह के आपको फॉर्मूले दिए हैं, तो इस एसआई यूनिट को आप कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं ये पूछ रहे हैं। तो आपने इंडक्टेंस पढ़ा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारे म्यूचुअल और ये सेल्फ है, इन सब की यूनिट क्या होती है, इंडक्टेंस। चाहे सेल्फ इंडक्टेंस है, चाहे म्यूचुअल है, चाहे इंडक्टेंस है, इन सब की जो डायमेंशन होती है भैया वो होती है हेनरी। और इसकी जो यूनिट होती है, जो हमारा इंडक्टेंस है, इसकी जो यूनिट होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है कि आप इसकी यूनिट को बताएंगे कितना होता है। अब आप देखिए, इसको देखिए, जो हमारा यहाँ पर हेनरी है, हेनरी को हम रिटर्न करते हैं, जो हेनरी है, हेनरी वो हम लिखते हैं वेबर ओवर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है।
वेबर ओवर एम्पियर, नॉर्मल एम्पियर। तो पहला वाला तो सही है, ये इसको रिटर्न किया जाता है। अब आप एम्पियर को भी फिर वो करेंगे तो जो एम्पियर है, एम्पियर को आप लिख सकते हो वोल्ट सेकेंड, ये वेबर को हम लिख सकते हैं ऐसा ओवर एम्पियर, तो सेकेंड वाला भी सही है। थर्ड वाले में देखें, जो हमारा इंडक्टेंस है उसको हम एनर्जी डेसिपेट के टर्म में लिखेंगे, या इसको आप वोल्ट को भी कन्वर्ट कर देंगे जूल में, तो WQ, तो जूल ओवर एम्पियर स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, W ओवर Q, ठीक है। तो वोल्ट क्या हो जाएगा, J और Q, और यहाँ पे क्या है करंट, तो QIT से ये जूल सेकेंड है। अगर आप इसको इंटू कर दें टाइम से, अगर आप V इंटू टाइम कर दें तो कितना आ जाएगा, W ओवर Q/T। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। तो एनर्जी के टर्म में हो गया, तो ओम मीटर इसको नहीं ले सकते। और वैसे भी आप ध्यान से देखिए, ओम मीटर कैसे होगा, ओम मीटर तो बन ही नहीं सकता है। ओम तो किसी भी टर्म में हम इसको, ये मैग्नेटिक क्वांटिटी है और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी में एम्पियर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, इसको हम ओम मीटर में नहीं लिख सकते हैं। आगे करें, कौन सा जो ग्रुप है उसकी डायमेंशन क्या है, ग्रुप है डिफरेंट डायमेंशन। देखो, पोटेंशियल, EMF और वोल्टेज की सेम डायमेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस की सेम डायमेंशन, हीट एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, हीट एनर्जी और वर्क डन। जो हीट है उसकी जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, वो एनर्जी के, क्योंकि हीट क्या है, हीट तो आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन में, हीट इज अ एनर्जी, ठीक है, या इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट आपकी एक तरह से एनर्जी का ही तो फॉर्म है, तो जो एनर्जी का फॉर्म है तो ये भी सही है। तो लास्ट में देखो, डायपोल मोमेंट अलग क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, साफ साफ दिख रहा है। अगर आपने थोड़ी भी थ्योरी पढ़ी है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये वाले की करेक्ट ऑप्शन ये है, इसकी डिफरेंट डायमेंशन है। आगे करें, कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। वैसे तो एंगल होती है, लेकिन देखो स्ट्रेस की नो यूनिट नो डायमेंशन, रेनॉल्ड नंबर की नो यूनिट नो डायमेंशन, पॉइजन रेशियो की नो यूनिट नो डायमेंशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, और यूनिट कितनी हो जाएगी, थीटा की क्या आ जाएगी, रेडियन आ जाएगी, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा, और थीटा होता है आर्क ओवर रेडियस। तो इसकी हमारी जो यूनिट है वो निकल के आ जाएगी रेडियन, लेकिन अगर डायमेंशन निकालेंगे तो एंगल डायमेंशन लेस हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ ऐसे डायमेंशन वाले आने चाहिए। आप हमारे फॉर्मूला रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट बता रखे हैं, और वो चाहे जेई का बच्चा है, नीट का बच्चा है, वो सबके लिए यूजफुल है। तो अगर आपको इसकी डायमेंशन पूछे तो एनर्जी डेंसिटी के बराबर हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जिसकी आपको डायमेंशन पूछी जाएगी, तो आप उसको डायरेक्ट पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि 1/μ0ε0 की डायमेंशन, ठीक है, इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। तो आप फॉर्मूला रिवीजन सीरीज में विजिट करें और इसको जरा अपना स्ट्रॉन्ग करें। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा ये है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कह रहे हैं कि ए और बी की यूनिट बताओ। तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है कि आप सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वांटिटी में अगर आप देखें, अगर हमने इन दोनों को ऐड किया है तो इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही a ओवर एक्स स्क्वायर की होगी और वही b ओवर एक्स क्यूब की होगी। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एक्स स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ये इसको हम कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, और x है डिस्टेंस आपका, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो पहला ऑप्शन तो देखिए किस में है, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। न्यूटन पूछा गया है, ए और बी की डायमेंशन ना, न्यूटन, हाँ इन्होंने मीटर पहले लिख दिया, तो बी वाला ऑप्शन में ही ये दिख रहा है, तो बी वाला सही हो गया। लेकिन हम बी पार्ट भी निकालते हैं, जो डायमेंशन ई की होगी वही बी ओवर एक्स क्यूब की होगी, तो बी की क्या हो जाएगी, ई इंटू एक्स क्यूब। तो कितना आ जाएगा,
न्यूटन पर कूलम मीटर क्यूब। तो बी वाला करेक्ट है। देखो एक और होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dr, तो इसको हम वोल्ट पर मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक और आप ध्यान रखिए, जैसे कैपेसिटेंस होता है C, एक तो उसकी डायमेंशन आपकी क्या होती है फेरेड, एक क्या होती है फेरेड, और एक ये भी होती है, देखिए फेरेड नहीं कैपेसिटेंस नहीं, एक तो जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की एक तो डायमेंशन आपकी कूलम्ब्स लॉ से निकलती है। तो ऐसे आप देख लीजिए इनको ना, जो पेपरों में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक आपकी इससे निकलती है C 4πε0r, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की हो जाती है फेरेड पर मीटर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। आगे देखिए, कह रहे कि फ्रीक्वेंसी है और आपसे कह रहे हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m बताइए। तो अगर ये हमारा फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन आपका डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जब आप डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड का, पहले आप यहाँ से मास कैलकुलेट कर लीजिए, तो v स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो हो जाएगा p²/4l² f/m। m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा p² f/m l² v²। अब आप इसमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पे डायमेंशन रख देना है। p क्या है यहाँ पे, p है नंबर ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो p की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये हट जाएगा। 4 की कोई नहीं थी, वो हटा दिया। 4 से कितनी हो जाएगी mlt-2। नीचे m है, m मतलब ये m हमारा इस साइड आ गया है, ठीक। l² की कितनी हो जाएगी, l² की हो जाएगी, l लेंथ है तो l², v की lt-2। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, t-2 से t-2 कट गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एक तो m आ जाएगा, ठीक है, 2l², अच्छा lt-1 होती है ना, lt-1 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा, एक l से एक l कट गया, l3 ml-3 आना चाहिए। ऑप्शन तो ऐसे है नहीं, ऑप्शन में m l0 ये दो तो हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ml-1 आ रहा है इसका। l क्या है, लेंथ है ना, अब देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट होगा, फिर p² f हो जाएगा, तो ये तो नंबर ऑफ सेगमेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स की क्या होती है mlt-2, l की हो जाएगी l², वेलोसिटी होती है lt-1, तो l2t-2, ये से कट गया, एक से l3, तो ml3 आना चाहिए भैया, ऑप्शन में कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आ गया, कह रहे हैं कि इसकी डायमेंशन बताओ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो जो डायमेंशन f की होगी वही डायमेंशन at की होगी और वही डायमेंशन pt² की होगी, ठीक है। तो f की डायमेंशन at के इक्वल कर लो एक बार, तो क्या हो जाएगा mlt-2 इक्वल टू at। तो यहाँ से a की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं mlt-3, तीन ऑप्शन में mlt-3 है, तो आप b निकाल लीजिए। तो f की डायमेंशन जो होगी वो b t² के बराबर होगी, तो b की हो जाएगी mlt-2 और अपॉन में 2 जाएगा तो 2 2 जा 4। तो कौन सा ऑप्शन है, b वाला, ठीक है। तो b वाला करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए, फिर ये आ गया, ये भी आपके लिए होमवर्क है, 16 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। देखो जो डायमेंशन x की होगी वही डायमेंशन आपकी yz² की होगी, ठीक है। आपको निकालनी y की है, तो डायमेंशन ऑफ x रख लीजिए और डायमेंशन ऑफ z² रख लीजिए। x आपका है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा C/Q/V, और z है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का भी आपको फॉर्मूला पता होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड B का आप रख के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि t इक्वल टू ये है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ q की निकालनी है। तो वही आप क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा t² इक्वल टू 4π² ml³ 3y³। देखो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो q की डायमेंशन क्या हो जाएगी ml3 अपॉन में 3 भी डायमेंशन लेस, ये हो जाएगा t² y। बस अब सबकी डायमेंशन रखनी है, m है मास,
एल है लेंथ, टी है टाइम पीरियड, और यंग मॉडुलस की आपको निकालनी पड़ेगी। यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस के बराबर फोर्स ओवर एरिया, तो फोर्स ओवर एरिया का हो जाएगा एम, ठीक है। फोर्स ओवर एरिया जो प्रेशर होगी, प्रेशर की होगी, वही यंग मॉडुलस की होगी, T-2, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ML-1 T-2, ML-1 T-2। तो सॉल्व कर दीजिए, m से m मर गया, ठीक है, और l ऊपर जाएंगे तो L4 हो जाएंगे, t से t मर गया तो L4 आंसर हो गया इसका। आगे देखिए, अब देखो सारे जो डायमेंशनलेस जो हमारे वो होते हैं एक्सपोनेंशियल होते हैं, वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर ये p इक्वल टू आपका अल्फा बाई बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड ओवर के टी है, तो एक्सपोनेंशियल तो डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये तो नो डायमेंशन, तो जो डायमेंशन p की होगी वही अल्फा बाई बीटा की होगी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें निकालनी किसकी है, बीटा की, तो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी अल्फा ओवर p, ठीक। अब ये डायमेंशन लेस है अगर पूरा क्वांटिटी, तो इसका जो एक्सपोनेंट है ये भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये भी क्या होगा, नो डायमेंशन। तो ये आप ये कह सकते हैं जो डायमेंशन अल्फा जेड की होगी वही के टी की होगी। और आपने लॉ ऑफ इक्विपार्शन पढ़ा होगा कि एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से हाफ के टी होती है, तो के टी की वही डायमेंशन होगी जो एनर्जी की होगी। तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एनर्जी की डायमेंशन ओवर जेड, और जेड क्या है इसमें, जेड है डिस्टेंस, तो एनर्जी की होती है ml2 T-2 ओवर डिस्टेंस की l, एक l से l कट गया तो अल्फा की कितनी आ जाएगी, ml T-2। और ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये अल्फा की डायमेंशन आ गई ml T-2, और अभी अभी आपने प्रेशर की निकाली थी लास्ट वाली में ml-1 T-2, तो इसको भी यहाँ रख दीजिए ml-1 T-2, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा, क्योंकि m से m कट गया, इससे कट गया, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे तो L2, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, सारे डायमेंशनलेस। तो कोई ना कोई वो फंक्शन ऐसा ऊपर फंसाएगा जिसके आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, तो आप एक्सपोनेंट को भी डायमेंशनलेस करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहे हैं कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो इसमें 5 हैं। देखो होता क्या है, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे मान लो नॉन जीरो है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हो गए, जितने भी जीरो नॉन जीरो के बीच में आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो ये 4 हो गया। अगर नंबर में डेसिमल नहीं है तो इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट होंगे, जो टेलिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, और अगर डेसिमल आ जाता है नंबर में तो टेलिंग जीरो भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और उसमें आप देखें तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कोई साइंटिफिक नोटेशन में अगर नंबर दिया है तो जो 10 की पावर ये एक्सपोनेंट है ये आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो इसमें कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखो, इसमें कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब हम इनटू करते हैं तो देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट कितने हैं। इसमें कितने हैं, देखो इस नंबर में एक में है 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, तो इसमें है 4, और अपॉन में कितने हैं 1 2 3 4, ठीक। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट किसमें है, इस वाले में, तो आंसर भी इसी में होगा, 3 में होगा। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अब तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो पहले आप इसका कैलकुलेशन करिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें आप 3 सिग्निफिकेंट लिखना, पहला वाला आना चाहिए। और प्लस माइनस में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जिसमें लिस्ट है तो वही आप आंसर में डेसिमल के बाद रखेंगे। आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट के भी हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे और बहुत इजी आते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा आपका एक्यूरेट है ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या है देखिए, कह रहे इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो हमारा स्क्रू गेज लिखा है उसका जो हमारा लीस्ट काउंट होता है, जो मिनिमम एरर है वो कितना होता है, 0.001, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। और वहीं अगर आपसे वर्नियर कैलिपर्स का पूछेंगे तो 0.01 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि nth डिवीजन जो आपके मेन स्केल
के हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो पूछ रहे हैं कि लीस्ट एरर कितना होगा। ठीक है, इसका ईयर तो पता नहीं लगा मेरे को, ऐसे ही मेरे को ये गूगल पे मिला है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उसमें बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने कहा आपको करा देते हैं। ठीक है, तो लीस्ट काउंट एरर जो है हमारा किसी भी वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट एरर है उसको जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेन स्केल में कितने डिवीजन हैं और वर्नियर में कितने डिवीजन हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, और फॉर्मूला क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि मेन स्केल डिवीजन के n+1 वर्नियर के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब n वर्नियर स्केल डिवीजन आपके n+1 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप इसमें क्या करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, n+1/n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 - n+1/n मेन स्केल डिवीजन। इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और वो कितना होगा n, ये आ जाएगा आपका n से तो फिर n माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/n+1 यूनिट। ठीक है, तो ये थे हमारे बिट्स पिलानी के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपको ऐसे ही सीरीज और चाहिए होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा, और हम फिर कंटिन्यू बिट्स पिलानी के क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ कांस्टेंट होते हैं बच्चों, जैसे प्लैंक कांस्टेंट है h, तो प्लैंक कांस्टेंट की और एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बराबर होती है। निकालेंगे कैसे, mv/r से। अगर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है डायमेंशन, याद करके क्या करोगे, समझ रहे हैं, वहाँ पर निकल जाना चाहिए। इसकी डायमेंशन होती है ml2t-1। जैसे मैं आपको बता दूं, एक हमारा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन निकालनी हुई तो इसको हम ग्रेविटेशनल लॉ से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट है, इनके आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। जैसे आपका गैस कांस्टेंट है, जैसे आपका केटी है, केटी की डायमेंशन एनर्जी के बराबर होती है। तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बिट्स में लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जितना अपना टाइम बचाने में सक्सेसफुल रहेंगे उतना आपको फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।